दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसकी संरचना कैसे हुई रहेगी? पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ रहेगा, या फिर यह अस्तित्व में कैसे आया? इन सभी सवालों का जवाब जानने के बारे में हमारे मन में हमेशा से एक उत्सुकता सी बनी रहती है। धार्मिक तौर पर देखा जाए तो कहा जाता है कि धरती भगवान ने बनाया और फिर उस पर पेड़ पौधों, जीव जंतु और मनुष्य को बनाया। परंतु विज्ञान इन बातों को नहीं मानता और हम स्कूल में किताबों में भी यही पढ़ते हैं कि धरती सूरज से निकला हुआ एक आग का गोला है, फिर ठंडी हो गई और उस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। क्या आपने कभी सोचा है कि वह आग का गोला ठंडा कैसे हुआ रहेगा? कभी यह सोचा है कि आग में पानी कहाँ से आया, या फिर हमारा चांद कैसे बना? ऐसे ही सारे सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं पृथ्वी के इतिहास के बारे में और धरती की उत्पत्ति के बारे में। आज से लगभग 500 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के मिश्रण से एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बना जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। इस धमाके के कारण इसके चारों ओर धूल के कण फैल गए। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ये धूल के कण छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों के रूप में बदल गए। धीरे धीरे ये टुकड़े भी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण आपस में टकराकर जुड़ने लगे। इस तरह हमारे सौरमंडल का जन्म हुआ। कई मिलियन साल तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ऐसे पत्थरों और चट्टानों को धरती बनाने के लिए जोड़ती रही। उस समय 100 से ऊपर ग्रह सौरमंडल में सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। चट्टानों के आपस में टकराने के कारण धरती एक आग के गोले में बदल गई, जिसके फलस्वरूप लगभग 450 करोड़ साल पहले धरती का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। अगर धरती पर कुछ था तो उबलती हुई चट्टानें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जलवाष्प। एक ऐसा माहौल था जिसमें हम चंद पलों में दम घुटने से मर जाते। उस समय कोई भी सख्त सतह नहीं थी, कुछ था तो बस ना खत्म होने वाला उबलता लावा। उसी समय एक नया ग्रह जिसका नाम थिया था धरती की तरफ बढ़ रहा था। इसका आकार मंगल ग्रह जितना था। इसकी गति लगभग 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की थी। जब यह धरती की सतह से टकराया तो एक बहुत ही तेज धमाका हुआ, जिससे कई ट्रिलियन कचरा धरती से बाहर निकल गया और वह ग्रह धरती में विलीन हो गया। कई हजार साल तक गुरुत्वाकर्षण अपना काम करती रही और धरती से निकले हुए कण कई हजार साल तक इकट्ठा कर धरती के इर्द गिर्द चक्कर बना दिया। इस चक्कर से एक गेंद बनी जिसे हम चांद कहते हैं। ये चांद उस समय धरती से 22,000 किलोमीटर दूर था, जबकि आज ये 4 लाख किलोमीटर दूर है। दिन जल्दी बीतते रहे, लेकिन धरती में बदलाव भी धीरे धीरे आ रहे थे। लगभग 400 करोड़ साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद अंतरिक्ष में बचे हुए चट्टानों का धरती पर हमला होने लगा। आसमान से गिरते इन उल्कापिंड में एक अजीब से क्रिस्टल थे, जिन्हें आज नमक के रूप में हम प्रयोग करते हैं। हैरानी की बात यह है कि जिन महासागर से हम नमक निकालते हैं, समुद्र का पानी इन्हीं गिरने वाले उल्का के अंदर मौजूद नमक से निकला है। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर उल्का में मौजूद इतने कम पानी से सागर की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? तो इसका जवाब ये है कि ये उल्का धरती पर लगभग 2 करोड़ साल तक गिरते रहे, जिस कारण धरती पर काफ़ी पानी इकट्ठा हो गया था। धरती पर पानी इकट्ठा होने के कारण धरती के ऊपरी सतह ठंडी होने लगी और उबलते हुए चट्टानें ठंडी होने के कारण सख्त परत बनने लगी। लेकिन धरती के अंदर लावा उसी रूप में मौजूद रहा। धरती का ऊपरी तापमान लगभग 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। धरती की सतह भी सख्त हो चुकी थी। धरती के वातावरण में बदलाव लाने के लिए ये तापमान और हालात एकदम सही थे। धरती पर आज जो पानी है वह कई बिलियन साल पहले का है। इसी पानी के नीचे सारी सख्त सतह ढक चुकी थी। चांद के पास होने के कारण उसके द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से धरती पर एक तूफान सा आने लगा। उस तूफान ने धरती पर उथल पुथल मचा दी थी। समय के साथ चांद धरती से दूर होता गया और तूफान शांत हो गया। पानी की लहरें भी शांत होने लगी। अब धरती की छाती से लावा फिर से निकलने लगे और छोटे छोटे द्वीप बनने लगे। लगभग 380 करोड़ साल पहले धरती पर पानी भी पहुंच चुका था और ज्वालामुखी फूट फूट कर छोटे छोटे द्वीप बना रहे थे। उल्काओं की भी बारिश रुक नहीं रही थी। पानी और नमक के अलावा ये उल्का और भी कुछ ला रहे थे, कुछ ऐसे खनिज पदार्थ जो जीवन की उत्पत्ति में सहयोग करने वाले थे। ये खनिज पदार्थ कार्बन और एमिनो एसिड थे। ये दोनों तत्व पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर जीव जंतुओं और पौधों में पाए जाते हैं। ये उल्का पानी में 3000 मीटर नीचे चले जाते थे, जहाँ सूर्य की किरणें पहुँच नहीं पाती थी। धीरे धीरे ये उल्का पिंड ठंडे होकर जमने लगे। इन्होंने एक चिमनी का आकार लेना शुरू कर दिया और ज्वालामुखी में पड़ी दरारों में पानी जाने से धुआं इन चिमनियों से निकलने लगा।
और पानी एक केमिकल सूप बन गया। इसी बीच पानी में समाहित केमिकलों के बीच एक ऐसा रिएक्शन हुआ जिससे माइक्रोस्कोपिक जीवन का प्रारंभ हुआ। पानी में सिंगल सेल्स बैक्टीरिया उत्पन्न हो चुके थे। अब आपके मन में यह सवाल आता होगा कि बिना पौधे के ऑक्सीजन कहाँ से आई। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें लगभग 350 करोड़ साल पहले जाना होगा। ये वो समय था जब समुद्र की निचली सतह पर चट्टानों जैसे बड़े पत्ते उग रहे थे। इन्होंने एक कॉलोनी सी बना ली थी और इन पर जीवित बैक्टीरिया थे। इन पत्ते को स्ट्रेमाटोलाइट कहा जाता है। ये बैक्टीरिया सूर्य की रोशनी में अपना भोजन बनाते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें यह सूर्य की किरणों की ताकत से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदल देता है, जिसे हम शुगर भी कहते हैं। इसके साथ ही यह सह उत्पाद भी छोड़ता है, जो कि ऑक्सीजन गैस होती है। समय की गति के साथ सारा सागर ऑक्सीजन गैस से भर गया। ऑक्सीजन गैस के कारण पानी में मौजूद लोहे को जंग लगने लगी, जिससे लोहे के अस्तित्व का पता चला। लहरों के ऊपर ऑक्सीजन वायुमंडल में प्रवेश करने लगी। यही वो गैस है जिसके बिना धरती पर जीवन असंभव है। धरती के ऊपर ज्वालामुखी फटने का सिलसिला अभी भी जारी था। ज्वालामुखी के लावे के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता था। वातावरण में फैली कार्बन डाइऑक्साइड ने सूर्य की किरणों को सोखना शुरू कर दिया, जिससे धरती का तापमान बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण सागर के जल से बादल बनने लगे और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में मिलकर अम्ल वर्षा की। बारिश के साथ आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को चट्टानों और पत्थर ने सोख लिया। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाने से कुछ हजार सालों में तापमान घटकर -50 डिग्री सेल्सियस हो गए। इस स्थिति वाली धरती को बर्फ़ की गेंद भी कहा जाता है। चारों ओर बर्फ़ हो जाने के कारण सूर्य की किरणें धरती से परावर्तित हो जाती थी और तापमान बढ़ नहीं पाता था। बर्फ़ और बढ़ती चली जा रही थी। धरती का केंद्र अभी भी गर्म था। ज्वालामुखियों के फटने का सिलसिला भी अभी जारी था, लेकिन बर्फ़ इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि ज्वालामुखी से निकलने वाली सारी गर्मी उसे पिघला नहीं पा रही थी। परंतु अब ऐसा कोई स्रोत नहीं था जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख पाता। सारे चट्टान और पत्थर बर्फ़ के नीचे दब चुके थे। एक बार फिर कार्बन डाइऑक्साइड ने अपनी ताकत दिखाई, सूर्य की गर्मी को सोखकर बर्फ़ को पिघलने पर मौजूद कर दिया। अब तक दिन भी 22 घंटे के हो गए थे। बर्फ़ पिघलते समय सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक किरणों से केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे पानी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनी और उसके टूटने से ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन गैस 50 किलोमीटर ऊपर वातावरण में पहुंची तो वहां भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे ओजोन गैस का जन्म हुआ, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकने लगी, जिसे हम आज ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा था। पानी में से पहली मछली टिक टैकिल बाहर आने की कोशिश कर रही थी। लगभग 1.5 करोड़ सालों में इसने धरती को अपना निवास स्थान बना लिया था। इसके साथ ही ड्रैगन फ्लाई का जन्म हुआ और कई जीव बने। ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इनकी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ बड़ी तेजी के साथ बढ़ी। तभी अचानक वातावरण में बदलाव आया। लगभग 25 करोड़ साल पहले साइबेरियन मैदानों में अचानक लावा धरती से बाहर निकलने लगा और यहाँ के सभी जीव मर गए। गोंडवाना महाद्वीप में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस था। अचानक वहाँ राख गिरनी शुरू हो गई, जो कि लगभग 16,000 किलोमीटर दूर फटे ज्वालामुखी की थी। इस ज्वालामुखी से सल्फर ऑक्साइड निकलने लगी और बारिश में वो गैस मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बन गई, जिसने सब कुछ जला दिया, जिसके कारण यहाँ भी सभी जीव जंतु मर गए। इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, तापमान बढ़ गया और पानी सूख गया। भूमि पर जीवन खत्म हो गया था। सागर गुलाबी होने लगा था। सब कुछ गायब हो चुका था। ना पेड़ थे, ना कोई जीव जंतु। सागर में कुछ था तो सिर्फ गुलाबी सैलाब। गर्म वातावरण और गर्म सागर में बिना ऑक्सीजन अगर कोई चीज़ बची थी तो वो था सैलाब। सागर के पानी में मीथेन गैस के बुलबुले बाहर आने लगी। यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना ज़्यादा जहरीली थी। जब सब कुछ खत्म हो गया था और धरती फिर उसी अवस्था में आ गई थी जिसमें वह 25 करोड़ साल पहले थी। ज्वालामुखी फटने और लावा के बिखरने से 2 महाद्वीप फिर से जुड़ गए और लगभग 25 करोड़ साल पहले दोबारा एक सुपर कॉन्टिनेंट बना। एसिड रेन का असर खत्म हो रहा था। सागर का पानी भी नीला हो चला था और धरती नीला ग्रह बन गई थी। पेड़ पौधे फिर वापस उगने लगे थे। अब वक्त था डायनासोर का। इनके बढ़ने के साथ ही ज्वालामुखी फटने के कारण नए नए द्वीपों का निर्माण हो रहा था। उन प्लेटों की गतिविधियों से सुपर कॉन्टिनेंट टूट गई और महाद्वीप बंटने लगे।
लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा एस्ट्रॉयड 70,000 किलोमीटर की गति से धरती की तरफ आ रहा था। उसका केंद्र मैक्सिको था। इसके गिरने से कई मिलियन न्यूक्लियर बम जितनी ताकत पैदा हुई। इसके गिरने के बाद धरती पर सब कुछ तबाह हो गया। वायुमंडल में धूल का घना कोहरा सा छा गया। धरती का तापमान फिर से 275 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। सारे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का अंत हो गया था। एक बार फिर से धरती के वातावरण में बदलाव आया और सब कुछ सामान्य होने पर शुरुआत हुई स्तनधारी जीवों की, जो आज तक चली आ रही है। होमो सेपियंस इंसान की वह जाति है जिनसे आज हम जुड़े हुए हैं। इनका विकास 40,000 साल पहले हुआ था। इसके बाद वो दुनिया बनी जिसे हम और आप आज देखते हैं। तो इसी तरह हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो हमेशा की तरह आपसे विदा लेने का समय आ गया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर से हाजिर होंगे एक नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।